भीषण हमला कर दिया। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई, अरब राष्ट्र हारे। अब प्रश्न उठता है, अचानक इजराइल के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? इजराइल के पास ताकत कुछ नहीं है। इजराइल का मतलब समझो अमेरिका। इजराइल का मतलब है अमेरिका। अमेरिका का सैन्य अड्डा है। इससे ज़्यादा इजराइल कुछ नहीं है। इजराइल अमेरिका का सैन्य अड्डा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसका एक प्रमाण ये है कि आज भी जितनी न्यूली टेक्निक होती है अमेरिका, सबसे पहले इजराइल के सिवा किसी को नहीं देता है। किसी को भी वो देता है सेकेंड स्टेप की टेक्निक दे, उससे एडवांस जब बना लेता है तो पीछे वाली देता है, लेकिन इजराइल को साथ ही साथ दी जाती है। इसलिए भारत इजराइल से संबंध करके कुछ ले लेता है हथियार, वो सब अमेरिका की मर्जी से होता है। तो ये अमेरिका का सैन्य अड्डा है। इसलिए आप देखें 1948 फिर यहाँ पे कई युद्ध हुए। 1948 में युद्ध हुआ, 1967 में युद्ध हुआ, 1982 हुआ, 2000 के आसपास हुआ। छोटी मोटी तो अनगिनत घटनाएं हैं। 4 बड़े युद्ध हुए और वर्तमान का घटनाक्रम सबसे फेमस इसमें है 1967 का युद्ध। इसमें इजराइल ने इस काफ़ी बड़ा क्षेत्र इस इलाका का छीन लिया। इसमें उसने सीरिया से गोलान पहाड़ियाँ छीन ली, मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप छीन लिया, मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप छीन लिया, सीरिया से गोलान पहाड़ियाँ छीन ली, और फिलिस्तीनियों का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो दिया गया था यूएन ने, फिलिस्तीनियों का इधर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, ठीक, जॉर्डन है, सीरिया है, इधर इराक है, आसपास का काफ़ी क्षेत्र छीन लिया। अब चूंकि अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, पूरी पावर है, पूरे वेपन्स है, डिफेंस सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे है। अब क्या होता है, समझौते क्या क्या हुआ इसके बीच में? इन सारे युद्धों में एक ही शब्द में जितनी बार भी युद्ध हुए हमेशा हराया। पहले तो लगा कि अरब देशों से कुछ गलती हो गई, 67 में मिलकर आक्रमण किया और तरह से भीषण तरीके ले 6 दिन में 6 डे वार कहा जाता है इसे, 6 दिन में हराया था। और सीरिया की गोलान पहाड़ियाँ आज तक उसके कब्जे में है। मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप तो वापस कर दिया, ये सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप। लेकिन इसके बदले में अब यहाँ पे समझौते भी हुए, ऐसा नहीं कि समझौते नहीं हुए समय समय पर। समझौता जैसे हुआ क्या नाम, कैंप डेविड समझौता, बड़ा फेमस है। कैंप डेविड समझौता 1973 में हुआ। ये मिस्र से हुआ था। इसमें मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप इजराइल ने वापस कर दिया, लेकिन बदले में मिस्र से कहा कि तुम हमें मान्यता दो एक देश के रूप में। मिस्र ने मान्यता दी। इजराइल को मान्यता दे दी एक राष्ट्र के रूप में। और इसके विरोध में मिस्र में जो राष्ट्रपति थे अनवर सादात, उनकी हत्या कर दी जाती है किसी मिस्री नागरिक ने। इससे क्षुब्ध होकर बहुत आलोचना हुई पूरे अरब जगत में, मुस्लिम जगत में मिस्र की, कि इजराइल को कैसे मान्यता दे दी। तो यहाँ पे अनवर सादात की हत्या भी हुई है इसी संबंध में, लेकिन सिनाई प्रायद्वीप मिल गया।
इसके बाद अभी 2020 में, ऐसे थोड़े पैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब के समय में अब्राहम अकॉर्ड हुआ। अब्राहम अकॉर्ड अब्राहम समझौते में यूएई, आबू धाबी और एक कोई मुस्लिम राष्ट्र, इन तीनों ने इजराइल को मान्यता दे दी। अब्राहम अकॉर्ड के तहत इन्होंने भी मान्यता दे दी। भारत ने मान्यता कब दी? भारत ने इजराइल को 1948 में मान्यता दी, परंतु कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। उसके पीछे भी अपने कारण हैं, भारत क्या करे इसके लिए। मान्यता दी लेकिन कूटनीतिक संबंध 1992 के आसपास स्थापित कर सके हम लोग। ठीक, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि उसका जो इंटरनल प्रॉब्लम क्या है। अब फिलिस्तीन का सीन क्या है? फिलिस्तीन में सबसे पहला जो संगठन बना था PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके मुखिया थे यासिर अराफात। शांति का नोबेल भी दिया गया। कहा जाता है इन्हें जहर देके हमास वालों ने मरवा दिया। एक्चुअली यासिर अराफात उदारवादी नेता थे, वास्तविकता को समझ रहे थे, विरोध किया। धीरे धीरे इन्होंने जो 2 नेशन थ्योरी थी कि इजराइल और फिलिस्तीन 2 राष्ट्र है, एक्सेप्ट कर ली। 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट कर ली, और इसी के विरोध में हमास की उत्पत्ति है। जो हमास आजकल चर्चा में, वो हमास यहीं से आया। यासिर अराफात के उदारवादी रवैया के विरुद्ध के प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ जो एक लड़ाकू संगठन या जो उग्रवादी क्रांतिकारी संगठन है, हमास है। और हमास ये कहता है हमें आज भी किसी कीमत पर इजराइल स्वीकार नहीं है, हम इजराइल को समाप्त करके ही दम लेंगे। करके ही दम लेंगे, ये कह रहा है। कुछ अन्य संगठन भी हैं, जैसे फतह है, हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह लेबनान का है, हिजबुल्लाह लेबनान का है, इसलिए लेबनान से भी हमले होते हैं। फतह है। एक और बीच में बना था पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन। इस समय सीन क्या है? ये है वेस्ट बैंक, और ये है गाजा स्ट्रिप। गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। यहाँ इलेक्शन हुए तो हमास ही जीतता है। वेस्ट बैंक में एक और संगठन है, फिलिस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी। फिलिस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी, जिसके नेता है महमूद अब्बास। इसके नेता महमूद अब्बास हैं। हमास का गाजा पट्टी पर कब्जा है। वर्तमान जो सीन हुआ वो हमास की वजह से हुआ। कहा जाता है हज़ारों रॉकेट छोड़े, और फिर बाद में इजराइल ने रिटेलिएट किया। तो अब इस संदर्भ में भारत का क्या सीन है, देखिए देखे रहो उसको। इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए और क्या है? देखिए, पहला स्टैंड तो इंडिया का हमेशा रहता है, अभी जयशंकर का भी है, हमारे विदेश मंत्री, कि इंडिया किसी भी प्रकार के हिंसा के खिलाफ, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो चाहे हमास की तरफ से हो। अब भारत क्या कर सकता है, थोड़ी देर के लिए समझ ले। भारत मान लीजिए इजराइल का पक्ष करता है या फिलिस्तीन का खुलकर पक्ष लेता है। भारत खुलकर किसी का पक्ष नहीं लेता है। इजराइल मान लीजिए इजराइल का फेवर करे इंडिया, इजराइल का फेवर,
फ़िलिस्तीन का फेवर। तो इसकी मेरिट क्या होगी, डिमेरिट क्या होगी, इसकी मेरिट क्या होगी, डिमेरिट क्या होगी। मान लीजिए इंडिया खुल के कहता नहीं, जैसे अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है और यहाँ पे जो है बनना चाहिए, ठीक है, खुल के सपोर्ट आप करेंगे तो आप देखेंगे कि तेल कहाँ से लाएंगे हम, सारा तेल अरब में है, ऊर्जा नहीं मिलेगी। हम एक विकासशील राष्ट्र हैं, हमें ऊर्जा की निहायत आवश्यकता है, बिना ऊर्जा के हमारा कोई काम नहीं चल सकता। एक बात, केवल ऑयल नहीं, बाकी अरब पड़ोसी हैं और सदियों पुराने हमारे व्यापारिक संबंध हैं। और तेल को अगर छोड़ दें, तेल के अलावा जो अन्य घरेलू प्रोडक्ट हैं, घरेलू प्रोडक्ट के निर्यात के लिए भारत के लिए अरब एक महत्वपूर्ण जगह है, मुफीद और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरब में खाद्यान्न की उतनी उपलब्धता नहीं है जितनी भारत में है, तो निर्यात कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं घरेलू निर्यात के लिए ज़रूरी है, ऑयल के लिए तो है ही है। और इसलिए हम फिलिस्तीन और इजराइल का खुल कर के पक्ष नहीं ले सकते, ठीक। एक और मुद्दा हो सकता है, यदि हम खुल के पक्ष ले तो हमारा कश्मीर का मुद्दा और उलझ जाएगा। कश्मीर का पक्ष, कश्मीर का इशू इतना उलझ जाएगा कि फिर उसको सुलझाना मुश्किल होगा। आज की तारीख में पाकिस्तान कई बार इस बात को लेकर के हतोत्साहित हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि बहुत सारे अरब राष्ट्र कश्मीर को लेकर के भारत का सपोर्ट कर देते हैं, भारत का फेवर ले देते हैं। तो ये समस्याएं, ऑयल डिप्लोमेसी है, घरेलू व्यापार है, बिना व्यापार के कुछ होना नहीं, कश्मीर का भी इशू है। नुकसान ये है क्योंकि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, साझा रणनीति बना सकते हैं, हाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है, बहुत सपोर्ट मिल सकता है इजराइल से, ये नुकसान भी कुछ है। अब आइए फ़िलिस्तीन का फेवर लें। फ़िलिस्तीन का अगर हम खुल के फेवर लेते हैं तो जाहिर सी बात है इजराइल नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चारों तरफ से हमारी इस बाउंड्रीज असुरक्षित है, हमारे हाईटेक वेपन्स नहीं मिल पाएंगे जो हमें इजराइल से मिल जाते हैं, हमारी सिक्योरिटी की इस प्रॉब्लम है। नेगेटिव यह ना लेने से एक भारत की बड़ी पॉपुलेशन, एक ये मैसेज जाता है भारत की बड़ी पॉपुलेशन में, ये मैसेज जाता है कि हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये मैसेज, ये पॉपुलेशन कौन सी है, मुस्लिमों की, मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी भारत में है। एक मैसेज जाता है कि हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, हमें खुलेआम जैसे पाकिस्तान ले रहा है करना चाहिए। ये नुकसान है। अगर ये भारत को नुकसान हो रहा है फ़िलिस्तीन को ना लेने से, ये नुकसान है फ़िलिस्तीन का फेवर ना लेने से। एक मैसेज आ रहा है कि हम मुस्लिमों को इग्नोर कर रहे हैं, ये समस्या है, ठीक। तो भारत ने के संबंध, सबसे बड़ा कमेंट अभी हाल ही में नेतन्याहू जो प्रेसिडेंट हैं इजराइल के, उनका कमेंट है कि भारत इजराइल के संबंध अंडरस्टैंडिंग में है। वो भी जानते हैं कि भारत की जो सिचुएशन है वो खुलकर के सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अंदर अंदर समर्थन करता है। हमारे लिए इतना ही बहुत है, भारत जैसे बड़ा राष्ट्र। दूसरा, भारत का इतना बड़ा बाजार है जो इजराइल के भी लालच का विषय है, फ़ायदे का भी विषय है। इतना हथियार खरीदते, इतने महंगा पैसा देना पड़ता है, बहुत अमाउंट दिया जाता है। अगर वेपन्स निकाल लें तो बहुत विकास हो सकता है तेज़ी से। अब थोड़ा सा देखते हैं कि गांधीयन पुट क्या है। शायद ही इस पे कहीं चर्चा मिले कि यहूदियों को लेके गांधी जी ने क्या कहा। ये बात जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो जानते हो, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, गांधी जी इस दुनिया में इकलौते व्यक्ति हैं जिनकी फ़ोटो दुनिया के सबसे ज़्यादा राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के कार्यालयों में सुशोभित होती है। ईसा मसीह की फ़ोटो नहीं है,
मोहम्मद साहब की नहीं है, महात्मा बुद्ध की भी नहीं है, राम की भी नहीं, कृष्ण की भी नहीं है। गांधी जी की फ़ोटो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपतियों के कार्यालय में सुशोभित है। तो गांधी जी का व्यू क्या? गांधी जी ने एक लेख लिखा था, ईसाइयत के अछूत। ईसाइयत के अछूत। इस लेख में उन्होंने लिखा है कि यहूदी जो फिलिस्तीन की तरफ आ रहे हैं, वहाँ अपना एक अलग राष्ट्र इजराइल नेशनलिटी क्रिएट करेंगे, अपना नेशन क्रिएट करेंगे, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है कि यहूदियों को जहाँ वो रह रहे हैं वहीं अपना देश मान लेना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा था इससे ना यहूदी चैन से जी पाएंगे और ना ही फिलिस्तीनी चैन से जी पाएंगे, ना ही फिलिस्तीनी चैन से जी पाएंगे और ना ही यहूदी चैन से जी पाएंगे। अब यहूदी कह रहे थे हम तो पूरी दुनिया में अपमानित हो रहे हैं, जीनोसाइड किया जा रहा है। जीनोसाइड से एक्सेप्शन हो सकता है, हम अपमानित हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा वहीं आप संघर्ष करिए, वहीं सत्याग्रह रह करके। यहाँ आप आ भी जाएंगे तो ये इतने सारे अरब राष्ट्र हैं, आपका जीना दुश्वार कर देंगे। और आज सत्य भी है, जिस शंका में या जिस चिंता में यहूदी सोते होंगे पूरी दुनिया ही जानती होगी। हम सब समझ सकते हैं किस कंडीशन में वहाँ चैन की नींद सोते होंगे यहूदी। तो पहला था कि इन्हें माइग्रेट नहीं करना चाहिए, जहाँ हैं वहीं अपना देश मान लेना चाहिए और वहीं अपना जो भी पूरी दुनिया का समर्थन मिलेगा और धीरे धीरे समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिलिस्तीन को लेकर के उन्होंने कहा तो नहीं यहूदियों के बारे में कि उनको जाना नहीं चाहिए, ये पुट था। फिलिस्तीन को लेकर के गांधीयन व्यू कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन को हिंसा का रास्ता नहीं लेना चाहिए, अहिंसक आंदोलन करना चाहिए। अब ये बात उभरेगी कि अहिंसा करोगे इजराइल वाले मारेंगे, वैसे ही मार रहे हैं, तो उनकी मार से क्या आप बच रहे हैं? मार से तो वैसे ही नहीं बच रहे हैं। और जब आप अहिंसक मूवमेंट करेंगे तो पूरी दुनिया की सहानुभूति आपके फेवर में जाएगी और कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक राष्ट्र पूरे संसार के जनमत का विरोध नहीं झेल सकता। यहाँ पे गांधी जी के नमक आंदोलन का उदाहरण लिया जा सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था, दांडी मार्च नमक आंदोलन की शर्त थी कि बाल मुड़वाए जाएंगे, सारे सत्याग्रही बाल मुड़वाएंगे, सारे सत्याग्रही सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे। उसका रीज़न पता है क्या था? उसका रीज़न ये था कि जब पूरे बाल साफ होंगे हमारे टकले में, जब जरा सा भी चोट लगेगी तो ब्लड बहेगा, और सफ़ेद कपड़े में ब्लड जब बहेगा तो बहुत दिखेगा, थोड़ा होगा और ज़्यादा दिखेगा। और जब वो फ़ोटो सच में नमक आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पहुंची, अखबारों में छपी, तो हाहाकार मच गया दुनिया में कि आखिर ब्रिटेन क्या कर रहा है। अमेरिका ने डांटा कि तत्काल आप वहाँ से विड्रॉ हो, जितने भी देश थे। तो अहिंसक मूवमेंट करें तो कुछ सार निकलेगा। आप कह सकते हैं कि अहिंसक करोगे, इजरायली बहुत आक्रामक है, मारपीट के सही कर देंगे, भगा देंगे वहाँ से, तो भगा तो वैसे ही दे रहे हैं। 90% से कहाँ कर दिया आके, 97 से कर दिया जाके आपको 20-21 पे, और वो भी सब कब्जा किए हैं। ठीक, तो ये गांधीयन पुट है। और इसमें कुछ शंकाएं हों कमेंट में करें, एक साथ सारी बातें कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, हम जरूर जवाब देंगे। हाँ, एक बात जो है, पूरी दुनिया में यहूदियों की जो इसमें संख्या है वही 1.5 करोड़ के आसपास है। हाँ, यह इजराइल इतना ताकतवर क्यों है? वाई इजराइल सो पावरफुल? दैट्स बिहाइंड यूएसए। यूएसए क्यों सपोर्ट करता है, बाकी देश क्यों नहीं करते हैं? 50 लाख यहूदी आप कह सकते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिकन पॉलिटिक्स को
अमेरिकन बिजनेस को हाईजैक किया है। इतनी ताकतवर यहूदी लॉबी है यूएसए में कि अपने बारे में तो छोड़िए, वो भारत अन्य राष्ट्रों की संसद में कानून पलटवा देते हैं, इतनी ताकतवर है। दूसरे देशों की संसद में कानून बनवा देते हैं अपने फेवर में या अपने राष्ट्र के फेवर में। और दूसरा आपको बताए, पान अमेरिकाना के तहत अमेरिका को पश्चिम एशिया में एक अड्डा चाहिए, वो है ही है। मध्य एशिया के लिए पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा है चाइना की तरफ से, तो अब इंडिया के संबंध बन रहा है, इंडिया को बनाएगा अपना अड्डा। इंडिया की मजबूरी है, चाइना को रिटेलिएट करने के लिए आखिर क्या करे, करना ही पड़ेगा। तो मैंने कोशिश की, आधी अधूरी हो सकती है, जैसी भी हो, आप लोग की रिएक्शन हमें सुधार करने के लिए भी प्रेरित, नेगेटिव रिएक्शन सुधार के लिए प्रेरित करेंगे, पॉजिटिव हमारा हौसला अफजाई करेंगे। ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, पॉजिटिव में भी नेगेटिव, कुछ भी हो, बिना कमेंट के मत रहिए, गूंगे मत बनिए। तो ये पहला टॉपिक था, बहुत कुछ तैयारी नहीं कर पाए, इंस्ट्रूमेंट भी आधे अधूरे हैं, और 1-2 दिन में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी हो गया है, उसकी फिटिंग कुछ होनी है, तो ये डाटा वाली इशू सॉर्ट आउट है। उसके बाद से कोशिश करेंगे कंटिन्यूअस आपको ऐसे दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस।